तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के 17th वीडियो में। और इस वीडियो में कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पिछली वीडियो में खत्म हुई थी, यानी कि जो अपने एमरियस थे जिसका रूप क्लाइन लिए हुए है, वहां पे कितना कांड हो गया था वो सब आपको याद ही होगा। इनफैक्ट उनकी जो बीवी थी सिंथिया, वो तो भैया म्यूटेट हो गई और क्लाइन को उन्हें प्यूरिफाई करना पड़ गया, बीवी खत्म। वहीं जो उनका सेक्रेटरी लुआन था वो भी बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है, हालांकि वो बच गया है और सिचुएशन यहाँ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, राइट। तो हाँ, अब आगे देखना है क्या होता है और जब रियल एमरियस वापस आएंगे तो वो क्लाइन के साथ कैसे डील करेंगे। तो काफी कुछ है अनपैक करने के लिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि क्योंकि मैं अभी अपनी बहन की शादी में आया हूं तो वीडियोस थोड़ी छोटी रहेंगी। इनफैक्ट ये वाली जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो रहेगी 15 फेब से पहले ऑन एलओटीएम। इसके बाद एलओटीएम की वीडियो सीधा 15 फरवरी के बाद ही आएगी। लेकिन अगली वीडियो जब भी आएगी वो फुल लेंथ वीडियो रहेगी, फेस कैम वीडियो रहेगी और उसके अंदर हम पूरे बुक 3 को खत्म कर देंगे। जो भी वीडियो आएगी 18th वीडियो एलओटीएम की, उसमें बुक 3 खत्म होगा, ये मेरा आपसे वादा है। एनीवेज, तो इस वीडियो पे हम आते हैं जहां पे सबसे पहले तो लुआन के बारे में मैंने आपको बताया, वो बच गया है एंड ही इज इंजर्ड। और क्लाइन यहां गेस करता है कि देखो भैया, लुआन जो है वो एटलीस्ट सीक्वेंस 6 का तो बियॉन्डर होगा ही, और अगर वो सीक्वेंस 6 है यानी कि वो है बैरन ऑफ करप्शन, और देखा जाए तो शायद वो सीक्रेटली सीक्वेंस 5 भी बन चुका होगा और वो तक इतना इजीली कंट्रोल हो गया था मदर ट्री ऑफ डिजायर के द्वारा। बट द क्वेश्चन इज कि क्लाइन भी सीक्वेंस 6 है, मतलब लुआन के ही लेवल पे है, लेकिन वो इफेक्ट क्यों नहीं हुआ था? वेल, इसके 2 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, चाहे दोनों रीजन एक साथ हो या फिर इन दोनों में से कोई एक रीजन होगा। पहला रीजन ये कि क्लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रे फॉग की शील्डिंग है। अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर लक वाला चीज भी पूरी तरह से काम नहीं करता है, तो इस कारण से क्लाइन को बस नींद में बस वो जो हुआ था ना, स्वप्न दोष काइंड ऑफ, वैसा कुछ हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एमरियस जो था वो एक क्लाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि काफी रिस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट था। तो इन्हीं 2 रीजंस के कारण शायद क्लाइन मदर ट्री ऑफ डिजायर के जो प्रकोप था उससे कहीं ना कहीं बच पाया। अब जिस जगह पे सिंथिया खत्म हुई थी वहां पे क्लाइन जाता है, खोजना शुरू करता है कि कुछ मिल जाए और फाइनली उसे वो नेकलेस मिल जाता है जो कि सिंथिया पहनती थी। नेकलेस से एक फिंगर सेगमेंट जितना लंबा पेंडेंट लटक रहा था। वो कलर में बिल्कुल ब्लैक था और किसी मिनिएचराइज्ड राइनोसोरस हॉर्न जैसा दिखता था। उसका सरफेस पूरी तरह से क्रैक से भरा हुआ था और उसमें से सिर्फ इविल वाइब्स आ रही थी। तो क्लाइन तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि भैया ये जो मिस्टिकल आइटम है इसके कारण ही जो भी यहाँ कांड है वो हुआ है, और इसके अलावा बाकी एरिया में क्लाइन को कुछ और मिलता भी नहीं है। एनीवेज, लुआन अब पूरी तरह से अपने होशो हवास में है और वो आके कहता है क्लाइन से, जो कि ऑफ कोर्स वो एमरियस समझ रहा है कि अब मैं आगे क्या करूं, यहाँ तो कांड हो चुका है। क्लाइन कहता है कि जो भी लोग बच गए हैं उन्हें उठाओ, उन्हें ट्रीट करो और जो नेचुरिज्म सेक्ट है ऑन ओरावी आइलैंड उसको जाके तुम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। वो लोग एक इविल गॉड को वर्शिप करते हैं नेम्ड मदर ट्री ऑफ डिजायर। और इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करना है? वेल, सिंथिया के पेरेंट्स है, उसके जान पहचान के लोग, उनसे बात करो, क्योंकि उन्हीं में से ही कोई सिंथिया को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस कराया होगा इस नेचुरिज्म सेक्ट से, जिसके बाद ये नेकलेस आया है और ये सब कांड हुआ है। और जब ये सब इन्वेस्टिगेशन हो जाए लुआन का, तो लुआन का काम था कि वो क्लाइन को आके रिपोर्ट करेगा, जो कि ऑफ कोर्स एमरियस के रूप में है। इसके बाद क्लाइन स्टडी में जाता है और सोचने लगता है। देखो, मून पाथवे के पास रिप्रोडक्शन और प्लोरिफरेशन की अथॉरिटी का एक हिस्सा था जो सिंथिया के इंटेंशंस और एक्शन से मैच कर रहा था। कॉस्मोस मिस्टर डो ने एम्परर रोजेल को बताया था कि गॉडेस का कॉरेस्पॉन्डिंग टैरो कार्ड द स्टार है, मून नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इल्यूजरी कॉस्मोस हर को रिप्रेजेंट करता हो? मतलब हाँ, क्लाइन को यहाँ प्रिमोडियल मून को लेकर शक है कि वो कोई स्पेसिफिक डेटी, एंजल या किसी हाई लेवल डेविल की दूसरी आइडेंटिटी है। गॉडेस का एक ऑनरिफिक नेम क्रिम्सन मून भी है। क्या वो खुद को प्रिमोडियल मून दिखाकर उस स्पॉट पर कब्जा कर रही हैं ताकि रिक्वायर्ड अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकें? लेकिन क्लाइन जल्द ही इस सोच को, मतलब ये जो कंजेक्चर था, उसको रिजेक्ट कर देता है। इसका रीजन ये था कि चाहे वैम्पायर एंसेस्टर लिलिथ हो या प्रिमोडियल मून, उनका प्रोजेक्शन सिर्फ रिप्रोडक्शन और प्लोरिफरेशन तक लिमिटेड था। इसमें ग्लटनी, प्राइड और डिजायर जैसी चीजें शामिल नहीं थी जो पुराने विक्टिम्स के ट्रेट से काफी अलग थी। एवनाइट गॉडेस के बाकी ऑनरिफिक नेम में भी ये डोमेन्स नहीं आते हैं। ये सब डेविल पाथवे के ट्रेट से मैच करता है और एक डिजायर ऑपोसल इन सब मामलों का एक्सपर्ट होता है। तो क्या प्राइमोडियल मून को कंट्रोल करने वाला कोई हाई लेवल डेविल है, या शायद किंग ऑफ डेविल्स जिसे डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स या सीक्वेंस 0 एबिस कहते हैं? ये काफी पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे इल्यूजरी कॉस्मोस ऑफ ब्राइट
ब्राइट स्टार्स पैदा नहीं होने चाहिए, चाहे मून हो या अबिस, उनका इन सिंबल्स से कोई लेना देना नहीं है। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो एब्सोल्यूट रैशनैलिटी जैसी अलग कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करते हैं, मिस्टिसिज्म से ज्यादातर स्कूल्स यही मानते हैं कि दुनिया रियल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड से मिलकर बनी है, मतलब 3 तरह के वर्ल्ड्स। अब रियल वर्ल्ड तो भाई रियल है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और स्पिरिट वर्ल्ड की नॉलेज तो बहुत सारी रिचुअलिस्टिक मैजिक और बियॉन्ड पावर्स के बेस था। सिर्फ एस्ट्रल वर्ल्ड ही ऐसी जगह है जिसके बारे में क्लाइंट की नॉलेज 0 थी। इसका मतलब ये कि इल्यूजरी कॉस्मोस एस्ट्रल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या वो ब्राइट स्टार एस्ट्रल वर्ल्ड की कोई खास एग्जिस्टेंस है? क्लाइंट को हमेशा से शक रहा है कि एस्ट्रल वर्ल्ड ही वो जगह है जहां असली गॉड्स रहते हैं। अगर ऐसा है तो प्रिमोडियल मून का ये इमेजरी दिखाना कोई ऐसी बात नहीं जिसे एक्सेप्ट ना किया जा सके। क्लाइंट ने इससे ज्यादा नहीं सोचा और पिछले कुछ दिनों की डिटेल्स याद करने लगा, और तब तक जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को पूरी कर रहे थे। अब क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन भी तुरंत होगा ना। तो हाँ, कुछ ही देर बाद ल्यूआन आता है और वो ऑलरेडी नेचुरलिज्म सेक्ट के लीडर को पकड़ चुका है। ये सेक्ट पिछले कुछ सालों से ओरावी में काफी एक्टिव रही है। ये लोग कपड़े नहीं पहनते क्योंकि ये वापस नेचर से जुड़ना चाहते हैं। अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जीना ही इनका मकसद है, और इनका मानना है कि ऐसे स्टेट में रहकर ही इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी की मुक्ति या लिबरेशन पा सकता है। अब जो नेचुरलिज्म सेक्ट का लीडर था वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस 8 ल्यूनाटिक था, यानी कि प्रिजनर पाथवे से। याद है ना प्रिजनर पाथवे से? और कौन? क्लाइंट की एक बहुत ही चहेती लेडी है। अगर आपको याद है तो कमेंट में बताना, नहीं पता है तो मैं एक हिंट देता हूं, मैरिक। जो भी हो, यहाँ एक बात तो श्योर है कि इसमें रोज स्कूल ऑफ थॉट इन्वॉल्व था, मतलब जो कुछ भी यहाँ हुआ है। रोज स्कूल ऑफ थॉट के अंदर 2 फैक्शंस हैं, एक टेम्परेंस और दूसरा इंडल्जेंस। इंडल्जेंस वालों के बिलीव्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा अभी का सिचुएशन चल रहा है। अब ये जो नेचुरलिज्म सेक्ट का लीडर था, इसका नाम मैं आपको बताना भूल गया, नाम है इसका फ्लाइटकेन, और ये बंदा अपनी 30s में है। अब क्लाइन इसके ऊपर क्रीपिंग हंगर का यूज करता है और आर्बिटर पाथवे का साइकिक पियर्सिंग मारता है, क्योंकि लुआन के सामने कर रहा था तो क्रीपिंग हंगर को छुपा के ऐसा किया और यूज किया आर्बिटर पाथवे ही जिसपे अपने एमिरस हैं। एंड देन क्लाइन उससे पूछता है कि क्या तुम सिंथिया को जानते हो और ये जो नेकलेस मिला है इसका इस्तेमाल क्या है? तो लीडर कहता है हाँ भाई मैं जानता हूँ, और सिंथिया जो है वो एक्चुअली में आपके साथ एक बच्चा चाहती थी, मतलब क्लाइन के साथ नहीं, एमिरियस के साथ, क्लाइन एमिरियस के रूप में, याद है ना? और सिंथिया ऐसा बच्चा चाहती थी जिसके पास बियॉन्डर पावर्स हो। तो सिंथिया के पेरेंट्स जो थे वही सिंथिया को इस बंदे से, मतलब नेचुरलिज्म सेक्ट के लीडर से इंट्रोड्यूस करवाए थे, और यही सिंथिया को एक नेकलेस दिया जो कि प्लोरीफेरेशन नेकलेस है, जो गॉडेस के ऑरा के आशीर्वाद से बना है। इसका पाउडर कंज्यूम करके और इसे काफी टाइम तक पहनने से एक्सेलेंसी जो है वो ऐसा बन जाती जिन्हें जो है ना वो अपने जो एमरियस है वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, मतलब ऑफ कोर्स इतनी ब्यूटीफुल हो जाती। तभी क्लाइन जब भी देखता था सोचता था इतनी ज्यादा सुंदर है वो, राइट? लेकिन क्लाइन के ऊपर तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए क्लाइन इसको रेजिस्ट कर पाया। अब इस नेकलेस का दूसरा यूज था कि ये आपको करप्ट कर सकता है। जब तक सिंथिया इस नेकलेस का पाउडर कंज्यूम करके मदर ट्री ऑफ डिजायर का ऑनरिफिक नेम जपती रहेगी, तब तक जो भी मर्द उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा और उसका बच्चा होगा वो पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा। इससे आप मदर ट्री ऑफ डिजायर के फॉलोअर बन जाओगे और हर ब्लेस्ड बन जाओगे। नेचुरलिज्म सेक्ट का असली गोल सिंथिया और इस नेकलेस को यूज करना है, जो दिखने में एक नॉर्मल चीज लगती है, ताकि एडमिरल एमरियस को करप्ट किया जा सके। इससे लियोन किंगडम का इतना बड़ा मिलिट्री फिगर मदर ट्री ऑफ डिजायर का पक्का भक्त बन जाएगा और फिर वो उनके सेक्ट को ग्रो करने और प्रोटेक्शन देने में मदद कर सकेगा। इस प्लान की सक्सेस का राज ये है कि ये बहुत छुपा हुआ और नॉर्मल है। इसका पावर, अटैक और डर जैसे वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब एमरियस 3 बार सिंथिया को मना कर दिया तो सिंथिया जो उस नेकलेस के पाउडर से जो करप्टिव फोर्स अपने अंदर लाई थी, जो कि इवेंचुअली एमरियस के अंदर जाना था, जो कि इस केस में क्लाइन होता, तो सिंथिया का वो करप्टिव पावर फोर्सेस निकल ही नहीं पाया और उसके बॉडी में ही वो रह गया, जिसके कारण सिंथिया खुद ही करप्ट हो गई। धीरे धीरे वो अपनी लिमिट तक पहुंच गई और आखिर में मदर ट्री ऑफ डिजायर से कनेक्ट हो गई, जिस वजह से उसका अचानक म्यूटेशन हो गया। इसलिए म्यूटेशन के बाद बने उस मॉन्स्टर से असली एडमिरल एमरियस को कोई खतरा नहीं था। यहाँ तक कि क्लाइन के पास जो 9th लॉ चार्म था उसको यूज करना ही इस मैटर को खत्म करने के लिए काफी था। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरलिज्म सेक्ट ऐसा अंजाम नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि एडमिरल एमरियस चुपचाप करप्ट हो जाए, न कि किसी डेमिगॉड के साथ उनका झगड़ा हो। तो हाँ, यहाँ पे काफी कुछ क्लियर हो गई है कि चीजें क्या थी, क्यों हुई और कैसे हुई, बट स्टिल कुछ चीजें और भी क्लियर होंगी विद टाइम। अब इस पॉइंट पे लुआन भी सब सुन रहा था और वो समझ जाता है कि भैया वो सेक्रेटरी था, उसका ये सब था काम कि सब कुछ चेक करना, एंड कहीं ना कहीं वो फेल हुआ है। ऐसे में वो एमरियस से कहता है कि आप मुझे जो सजा दो मैं लेने को तैयार हूं, क्योंकि मुझसे गलती हुई है। अब क्लाइन जो कि एमरियस बना है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूं और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सजा के बारे में। ऐसे भी मेरे पापा बोलते हैं कि पहला मिस्टेक जो करता है ना उसको माफ करना चाहिए, दूसरा मिस्टेक हो तब एक्शन लेना चाहिए।
तो हाँ, ये लाइन कहीं ना कहीं एमरियस क्लाइन के सामने बोला था और क्लाइन उसी चीज को यहाँ रिपीट किया है। ये सुन के लुआन वाज वेरी हैप्पी और वो कहता है कि आप बहुत नेक दिल हो, मैं आपको अपना लॉयल्टी देता हूं, मैं हमेशा आपको लेके लॉयल रहूंगा, फलाना ढमकाना। अब क्लाइन यहाँ नेचुरलिज्म सेक्ट के लीडर से पूछता है कि तुम्हें ये सब करने के लिए इंस्टिगेट किसने किया, और लीडर कहता है कि मदर ट्री ऑफ द डिजायर है, वो मेरे ड्रीम में आके मुझे ये सब करने को कही थी। हालांकि एडमिरल एमरियस लियोन किंगडम के एक बहुत बड़े फिगर हैं और सेंट्रल सोनिया सी के सबसे बड़े कमांडर हैं, जिस वजह से उनका स्टेटस और पावर काफी ज्यादा है, फिर भी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते कि एक इविल गॉडेस साइट्स उन पर सेट करे। बट हाँ, क्लाइन नहीं समझ सकता कि इविल गॉड्स आपस में क्या प्लान कर रहे हैं, राइट? क्योंकि क्लाइन कोई इविल गॉड तो है नहीं ना, ताकि वो समझ सके कि इविल गॉड्स की क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। तो क्लाइन सोचता है कि शायद एमरियस का करप्शन उनके आगे के प्लान्स के लिए जरूरी हो। वैसे क्लाइन इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता कि फ्लाइट केन झूठ बोल रहा होगा। क्लाइन यहाँ कॉइन को उछाल के तुरंत ही इस बात को कंफर्म कर लेता है कि फ्लाइट केन जो है वो झूठ तो नहीं बोल रहा। इसके बाद फ्लाइट केन से क्लाइन पूछता है कि तुम्हें ये सपना कब आया था। फ्लाइट ने डर के मारे एक फोर्स्ड स्माइल दी और वो कहा कि वो 4 फरवरी की रात थी, मतलब पिछली फ्राइडे। और फ्लाइट एकदम श्योरली कहता है कि उसे 4 फेब को ही ये सपना आया था। वो तभी बस एक लेडी की स्पिरिचुअलिटी को रिलीज किया था। अब ये सुन के क्लाइन वाज लाइक कि ठीक है, तुम्हारा रोज स्कूल ऑफ थॉट से क्या रिलेशनशिप है और मदर ट्री ऑफ डिजायर का चेन्ड गॉड से क्या रिलेशनशिप है। इसमें फ्लाइट बताता है कि हम रोज स्कूल ऑफ थॉट की एक ब्रांच है, उसके जो मेंटर है रोज स्कूल ऑफ थॉट के सेंट जैटविन, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इस तरह से कनेक्शन है इनका रोज स्कूल ऑफ थॉट से। अब चेन्ड गॉड असल में मदर ट्री ऑफ डिजायर का ही एक दूसरा रूप है। मदर ट्री ऑफ डिजायर ही वो वाहिद और असली डीटी हैं जो सातों गॉड्स और ट्रू क्रिएटर से भी ऊपर हैं। और क्योंकि एमिरस उनके ब्लेस्ड बनने के लिए कैंडिडेट बन चुके थे, मतलब वो चुनी थी एमिरस को, इसके लिए ही ये सब कांड उनके साथ किया गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं बात निकली। और यहाँ आप देखो कि जो भी इविल गॉड्स होते हैं इस तरह से, वो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर बताते हैं, चाहे बात ट्रू क्रिएटर की हो या फिर मदर ट्री ऑफ डिजायर या मदर गॉड ऑफ डिजायर, जो भी है। अब ये सब सुनकर क्लाइंट सोचता है कि क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि मदर ट्री ऑफ डिजायर असल में चेन्ड गॉड का ही एक ऑल्टरनेट आइडेंटिटी है, मतलब होता है ना ऑल्टरनेट अकाउंट हम लोग एक बनाते हैं, वैसा कुछ। अंडरग्राउंड रूइंस में मिले उस इविल स्पिरिट के हिसाब से, जो कि शायद रेड एंजल मेडिकी था, वो बताया था कि प्रिजनर और डेविल पाथवे एक दूसरे से स्वैप किए जा सकते हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि रोज स्कूल ऑफ थॉट का चेन्ड गॉड क्रीचर्स के अलग अलग डिजायर्स को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है। उनके अंदर टेम्परेंस और इंडल्जेंस फैक्शंस भी हैं और ये पूरी तरह से सिचुएशन के साथ मैच करते हैं। तो ये सोचने के बाद क्लाइंट लुआन को बाहर भेजता है, क्योंकि वो फ्लाइट केन से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनली क्वेश्चन पूछने चाहता था और उसको निपटाना भी चाहता था। तो निपटाना ये सब के लिए वो लुआन को बाहर भेजता है और अकेले में बात करता है। तो हाँ, अकेले में सबसे पहला क्वेश्चन क्लाइंट पूछता है कि 6 फेब को तुम क्या किए थे। फ्लाइट केन बताता है कि हमें जो मदर ट्री ऑफ डिजायर से एक रेवलेशन मिला था, हम उसको फॉलो किए थे और हम इसी प्रोलिफरेशन नेकलेस का इस्तेमाल करके एक हेयर ऑब्टेन किए थे, एक पर्टिकुलर ट्रैम्प का, और फिर एक रिचुअल करके उस ट्रैम्प की जो ग्लटनी थी ना, यानी खाने की इच्छा, उसको बढ़ा दिए थे, जिससे वो इतना खाया कि उसका पेट फट गया। अब ये ट्रैम्प कौन है दोस्तों? वही बंदा जो कि एक्चुअल में एमेरियस की जगह आने वाला था, जो कि खत्म हो गया, फिर जिसकी जगह क्लाइन को लाया गया कि वो भेस बदल के जाएगा, राइट? यू रिमेंबर? तो वो भी यही नेचुरलिज्म सेक्ट का लीडर ही किया था। तो हाँ, एडमिरल एमेरियस के लिए जो ट्रैम्प स्टैंड इन रखा गया था, उससे यही माना था फ्लाइट केन। क्या ये सब इसलिए था ताकि एडमिरल वहां से ना जा पाए और सिंथिया के जाल में फंस कर उसके साथ मतलब इन्वॉल्व हो जाए और खुद करप्ट हो जाए। क्लाइंट तुरंत इन सारी बातों को आपस में कनेक्ट करता है एंड यहाँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी जो सिंपल है कि एमेरियस को करप्ट करना था बिकॉज ही हैज बीन चूजन टू बी ब्लेस्ड ऑफ मदर ट्री ऑफ डिजायर। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों ध्यान से सुनना, देखो क्लाइंट की एंट्री दूसरी पॉसिबिलिटी पैदा कर दी जिसने कोइंसिडेंस से इस प्लान को बर्बाद कर दिया। अब कोइंसिडेंस, जैसे ये वर्ड क्लाइंट के दिमाग में आता है, वो समझ जाता है कि इसके अंदर शायद डीटीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट, समझ सकते हो, 0-08। क्लाइंट को अचानक 4 फरवरी की वो खास बात याद आई, वो दिन जब मदर ट्री ऑफ डिजायर ने फ्लाइट केन को सपने में रिवलेशन दी थी। ये वही पहला दिन था दोस्तों जब क्लाइन ओरावी आइलैंड पहुंचा था। तो क्या इसका मतलब कि टारगेट कभी एमेरियस था ही नहीं बल्कि क्लाइन मोरेटी था? बट इसमें एक ये प्रॉब्लम थी कि देखो, ट्रैम्प गायब हो गया था, भले उसको ये लोग निपटा दिए, लेकिन इसके बाद वो लोग कैसे श्योर हो सकते हैं कि क्लाइन ही हायर होता बिल्ट के द्वारा, मतलब गडमैन स्पैरो ही? इसका जवाब यह है कि गडमैन स्पैरो किसी का भी रूप ले सकता है। ये जो बात थी वो वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी ने फैलाई थी। ये एक ऐसी चीज थी जो मदर ट्री ऑफ डिजायर के कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद इसी न्यूज के फैलाने और क्लाइन के ओरावी आइलैंड आने की वजह से ही मदर ट्री ऑफ डिजायर ने वो रेवलेशन भेजी और अपना प्लान शुरू किया। पर मदर ट्री ऑफ डिजायर क्लाइन को करप्ट क्यों करना चाहेगी? रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ क्लाइन की दुश्मनी इतनी भी बड़ी नहीं है कि एक इविल गॉड क्लाइन पे लिटरली नजर रखे। वो
तो बस मिस शैरन और मैरिक के साथ मिलकर एक सीक्वेंस 5 रैट, एक सीक्वेंस 6 ज़ॉम्बी और एक सीक्वेंस 7 वेयरवुल्फ को मारा था और उसने स्कारलेट, लूनर, कोरोना और बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल छीन ली थी। और हाँ, एडमिरल ऑफ ब्लड का हंट भी क्लाइन कर नहीं पाया, मतलब सोचा लेकिन शुरू होने से पहले ही हंट काइंड ऑफ खत्म हुआ था। वो सिर्फ एक आइडिया था जो कभी एक्शन में बदला ही नहीं। क्लाइन बस स्टील मेवेटी को मारा, इसके अलावा कुछ और नहीं किया। और देखा जाए तो क्लाइन कहीं ना कहीं ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन भी किया था कि जो ट्रैम्प मरा था क्या वो कोइंसिडेंशियली ही मर गया या उसके पीछे कुछ बियॉन्ड द पावर्स है। तो आंसर आया था कि ऐसे ही मर गया है। तो यहाँ पे क्लाइन के डिविनेशन के साथ भी छेड़छाड़ हुई, वो भी ग्रे फॉग के ऊपर वाली डिविनेशन। याद है 0-08 जब इन्वॉल्व होता था इन चीजों में तो डिविनेशन हैम्पर नहीं होती थी, डिविनेशन का कुछ रिजल्ट नहीं आता था। यहाँ तो डिविनेशन हैम्पर हुआ है, यानी कि इस बार जो पावर्स क्लाइन के पीछे लगी है वो एक्चुअली में एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। तो यस, यही दो पॉसिबिलिटी है। एक तो सिंपल पॉसिबिलिटी कि या तो एमिरस को करप्ट करने के लिए किया गया है, बट एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी निकल रही है कि शायद ये टारगेट क्लाइन के ही पिट्ठी पे डाला गया था, मतलब पीठ पे, बैक पे। और अगर क्लाइन के पीछे ये टारगेट था, क्लाइन ही टारगेट था, तो भैया क्लाइन के पीछे सीधा मदर ट्री ऑफ डिजायर क्यों आ रही है? ये सोचने वाली बात है। एनीवेज, तो सब कुछ क्लाइन को पता चल चुका है। तो क्लाइन बोलता है यहाँ पे फ्लाइट कैन से कि बेटा अब तेरे पनिशमेंट का टाइम आ गया है। क्लाइन उसके ऊपर बियॉन्ड द पावर्स का इस्तेमाल करके पता करता है कि ये जो बंदा था ये था ही खतरनाक बंदा, बेकार बंदा था, बहुत कांड किया है, लाइक लिटरली फैमिली वगैरह को टॉर्चर करना, खत्म करना, लेडीज को टॉर्चर करना, उनको पजेस करना, सारे गंदे जो कांड होते हैं सब ये कर चुका है। ऐसे में क्लाइन इस बंदे को क्रीपिंग हंगर को ही खिला दिया। एनीहाउ क्रीपिंग हंगर को कुछ खिलाना तो था ही, उसका भी पेट भर गया और क्लाइन को मिल गया इसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सीक्वेंस ल्यूनेटिक। इसके बाद क्लाइन लुआन को बुलाया और वो बोला कि गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करो कि वो बेस पर्सनल के साथ कोऑपरेट करके ओरावी पुलिस के साथ भी मिल जाएं और जितने भी नेचुरलिज्म सेक्ट के हैं ना लोग ओरावी आइलैंड पे, सबको क्लीन अप करो। और साथ में कुछ भी रोज स्कूल ऑफ थॉट से रिगार्डिंग इनको कुछ क्लूज मिलता है तो भैया वो क्लूज भी निकालो। अब लुआन बताता है कि मिस्टर एस्टन अभी भी लाइनर से गए नहीं है, यहीं पे हैं और न्यू गवर्नर जनरल बेन कॉनराड ऑलरेडी आ चुका है जो कि एक बैंक्वेट हॉल रख रहा है आज रात और इनवाइट किया है। क्लाइन कहता है कि नहीं भाई, अभी मेरे घर पे कांड हो गया है, मेरी बीबी गई, मैं इंजर्ड हूं, तो मैं अभी बैंक्वेट बॉल में नहीं जा सकता, तुम जाके मेरी तरफ से उनको अपॉलॉजीज देके आ जाओ। इसके बाद क्लाइन अपने स्टडी में बैठता है, पूरा दिन काटता है एंड कुछ देर बाद वो फील करता है कि रियल एमिरियस वापस आ चुके हैं। तो भैया अब क्लाइन को सारा रिपोर्ट करना है कि आप बस 3 दिन के लिए गए और यहाँ हो गया कांड। तो हाँ, रियल एमिरियस आते हैं, क्लाइन से मिलते हैं, पूछते हैं चलो बताओ क्या सब हुआ। तो सबसे पहले क्लाइन बोलता है कि आपका जो सेक्रेटरी है वो लुआन, वो एक्चुअली में कुछ मिस्टेक कमिट किया जिसके कारण वो इंजर्ड हो चुका है। तो एमिरियस वाज लाइक ऑल राइट, और क्या हुआ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये हुआ कि आपकी जो पत्नी थी वो म्यूटेट होकर मॉन्स्टर बन गई जिसे मुझे क्लिंज करना पड़ गया, वो खत्म हो चुकी है, टाटा गुड बाय। अब ये सुन के एमिरियस का एक्सप्रेशन चेंज, ठीक है। एंड फिर क्लाइन बाकी सब बातें भी बताने लगा कि क्या सब हुआ, क्या हुआ। और एमिरियस को लग रहा है भैया मैं 3 दिन के लिए गया और यहाँ पूरा कांड हो चुका है। एंड एमिरियस बहुत गहरी सोच में था। इनफैक्ट क्लाइन यहाँ एमिरियस को वो ड्रीम वाली बात भी बताता है कि मतलब उसको एक ड्रीम आया था जहां पे कोई तो आके उसको वार्निंग दे रहा था कि तुम एस्टन वाले केस में ज्यादा दखल अंदाजी मत करना। और एमिरियस यहाँ सरप्राइज था कि क्लाइन ड्रीम के अंदर भी एमिरियस का पर्सोना मेंटेन कर पाया था जो कि नॉर्मली एमिरियस खुद भी नहीं कर सकता। एंड क्लाइन वाज लाइक ये मेरा सीक्रेट है कि मैं ड्रीम के अंदर इतना लूसिड कैसे रहता हूँ, इसके बारे में आप मुझसे मत पूछना। तो सारा कांड एमिरियस सुनता है, उसका चेहरा पूरा उतर चुका है, गुस्से में है वो, लेकिन वो एक बात समझ पाता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें क्लाइन जो डिसीजंस लिया था, मतलब गेरविन स्पैरो, वो एक्चुअली एकदम सही डिसीजंस थे। इससे अच्छा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जा सकता था। ऑफ कोर्स एमिरियस डेमीगॉड है, वो बहुत अच्छे से सोचता है। तो एमिरियस वाज लाइक ठीक है, तुम जो कुछ भी किए हो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो तुम जा सकते हो, बेल्ट से अपना रिवॉर्ड ले लो, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। अब ये बात जैसे ही एमिरियस बोला कि तुम सब कुछ सही किए हो, कोई तुम्हारे एक्टिंग में दिक्कत नहीं थी, यू वर परफेक्ट, तो ये सुनते ही क्लाइन को एक तगड़ा फीडबैक मिला और इसके कारण उसका जो पोर्शन का एक बड़ा चंक था वो डाइजेस्ट हो गया। यानी कि क्लाइन को अब फेसलेस पोर्शन को बस थोड़ा सा इतू सा और डाइजेस्ट करना है एंड ही कैन एक्चुअली गो टू सीक्वेंस 5। अब क्लाइन की जाते थे एमिरियस उसे कहता है कि देखो मेरा कोई प्लान नहीं था उस स्टैंड इन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का, इसके बजाय मैं सिंथिया को ये बताना चाहता था कि मुझे लूजिंग कंट्रोल के सिम्टम्स हो रहे हैं ताकि अगले 5 दिनों तक वो उसके साथ इंटीमेट ना हो, किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप ना बने। लेकिन बाद में कुछ रीजंस की वजह से एमिरियस जो था वो अपना इरादा बदल दिया। अब ये सोच के क्लाइन और भी सोचने लगता है कि शायद ये टारगेटेड मेरे ऊपर भी था। और क्लाइन यहाँ एमिरियस से पूछ लेता है कि आपका रीजन क्या था इरादा बदलने का।
एंड एमिडियस वाज लाइक तुमको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। ज्यादा ज्यादा क्लाइंट उनको नेकलेस भी दे देता है एंड देन अब बिल्ट के पास जाने का प्लान करता है। आज नहीं, नेक्स्ट डे जाता है। तो हाँ, नेक्स्ट डे बिल्ट के पास गया, बोला कि काम हो गया है, अब रिवॉर्ड मेरा दे दो। तो बाकी जो पैसा बचा था वो बिल्ट से मिल जाता है। साथ ही एक मिस्टिकल आइटम जो था ना मरलॉक ब्लैडर से बनवाने का, वो भी बिल्ट बनवा लिया था, जो कि क्लाइंट को देता है। ये ऐसा ही मिस्टिकल आइटम था जिसे पहनने के बाद आपके स्किन के नीचे इल्यूजरी स्केल्स आ सकते हैं, जिसके कारण क्लाइंट पानी के अंदर मछली की तरह भागेगा। उसको पकड़ना पानी के अंदर मछली की तरह मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट इस मिस्टिकल आइटम को पहन के एक लेवल तक जो है वो क्लाइंट डैमेज भी सहन कर सकता है। इसकी हेल्प से क्लाइंट बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर से कम 15 मीटर तक डाइव कर सकता है। देन पानी के अंदर 10 मिनट तक बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है क्लाइंट, और इसका कोई ऐसा सीरियस नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है। बस किसी गर्म या सूखी जगह पर बहुत जल्दी क्लाइंट थोड़ा ज्यादा जल्दी थक जाएगा। अब क्लाइंट इस मिस्टिकल आइटम का नाम डालता है मरलॉक कफलिंग। नाउ बिल्ट ये भी बताता है कि आर्टिजन से वो बात किया है और वो मैसेंजर को बुलाने का जो है ना एक आइटम बना सकता है जिसका इफेक्टिवनेस 1.5 साल तक होगा। तो बिल्ट क्लाइंट को ये बनवा के दे देगा। क्लाइंट को क्या बनवाना है? एंड क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक हारमोनिका बनवाना है जिससे मैं जब ब्लो करूंगा तो मैसेंजर आ सकती है। हाँ, इट वाज प्लेजर वर्किंग विद क्लाइंट, मतलब गेरमैन स्पैरो। बिल्ट भी बोलता है हाँ भैया प्लेजर वर्किंग विद यू। क्लाइंट भी वहां से निकल लेता है। अब गेरमैन तो गया। इसके बाद एमिडियस के आदमी बिल्ट के पास आते हैं और वो कहते हैं कि देखो इस ओरावी आइलैंड पे जितने भी नेचुरलिज्म सेक्ट के लोग हैं ना उनको पकड़ो और पानी में डुबो दो। एमिडियस वाज लाइक ठीक है कर देंगे, लेकिन इतना भी क्या खास हो गया कि इतना खतरनाक सजा। तो एमिडियस के लोग बताते हैं कि एमिडियस के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, इसमें सिंथिया खत्म भी हो गई, लुआन इंजर्ड हो गया, कितने बॉडीगार्ड्स मर गए, कितने लोग खत्म हो गए हैं, और ये सब कांड हो गया है। एंड एमिडियस सोचता है, एंड एमिडियस नहीं मतलब बिल्ट सोचता है ओ माय गॉड, मतलब इतना कुछ कांड हुआ और एमिडियस बन के मेरा बंदा गेरमैन स्पैरो वहां पे था और गेरमैन स्पैरो मेरे को कुछ बताया भी नहीं, सब कुछ कंट्रोल भी कर लिया और यहाँ से चला भी गया। अब भैया कहीं ना कहीं डर तो लग रहा है अपने बिल्ट को कि एमिडियस कहीं उसे सजा ना दे दे और ये गेरमैन स्पैरो तो भाग गया। अब इसी बीच में आपको ऑड्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वो चेस्टर काउंटी में है, आपको पता ही होगा। वहां पे वो मैम्स माइन से मिलती है जो कि ऑफ कोर्स साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की एक बंदी है और वो ऑड्री को कहीं ना कहीं एक मिशन दे रही है। अगर ऑड्री इस मिशन को कर लेती है तो वो ऑड्री को सीक्वेंस 6 का पोशन फॉर्मूला देगी। मतलब इस वाले सीक्वेंस पे जिसपे भी ऑड्री है, साइकियाट्रिस्ट अभी वो थी, तो सीक्वेंस 6 एक्चुअली में होगा हिप्नोटिस्ट। एनीवेज, तो इसके बाद क्लाइंट स्वीट लेमन बार में जाता है जहां पे क्लाइंट को मिस्टर अजिक का लेटर आता है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्लाइंट लेटर में मिस्टर अजिक से पैरासाइट जो बन जाता है उसके बारे में पूछा था। याद है ना, लेनर्ड मिचेल के ऊपर एक बुढ़ा बैठा हुआ है, तो वो जो पैरासाइट बन चुका है, मतलब जो वहां हो रहा है, इसके बारे में ही पूछा था। तो अजिक रिप्लाई करते हैं, अजिक के टोन में आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आज रिप्लाई दे रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि जो मेमोरीज मैंने रिकवर की थी वो मेरी बॉडी की लिमिट से बाहर चली गई थी। मुझे उन्हें अडेप्ट करने के लिए कई दिनों तक गहरी नींद में रहना पड़ा। जो बातें तुमने बताई है वो मॉरॉडर पाथवे के ट्रेड से बिल्कुल मैच करती हैं। उनका कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 4 पैरासाइट होता है। हायर सीक्वेंसेस में उनके पास पैरासाइटाइज की गई बॉडीज की बियॉन्डस पावर्स होती हैं। जितना मैं जानता हूँ पैरासाइटाइजिंग के 2 तरीके होते हैं। पहला टाइप एक इनिशियल स्टेट है, इसमें पैरासाइट होस्ट की बॉडी को खुद को छुपाने के लिए बोरो करता है ताकि वो अपनी उम्र बढ़ा सके और अपने जख्म भर सके। होस्ट जो कुछ देखता या सुनता है पैरासाइट भी वही देखता और सुनता है, लेकिन वो होस्ट की सोच में दखल नहीं दे सकता, ना ही उसके थॉट्स चुरा सकता है। इसलिए अगर होस्ट को पैरासाइट से बात करनी हो तो पहले होस्ट को ही बोलना पड़ेगा। दूसरा टाइप है फुल कंट्रोल। इसमें पैरासाइट होस्ट की स्पिरिट बॉडी के साथ लगभग फ्यूज हो जाता है। उसके हर थॉट को जानता है और समझता है और बॉडी को कंट्रोल भी अपनी तरह से कर सकता है। पहले टाइप के पैरासाइट के खिलाफ अपने होस्ट को सपने के जरिए या सबकॉन्शियस कॉन्वर्सेशन से इन्फॉर्म कर सकते हैं और पैरासाइट को पता चलने का डर नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरासाइट को अपने आसपास का पता लगाने के लिए होस्ट के सेंसेस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दूसरी स्टेट में पैरासाइट की जानकारी के बिना होस्ट से बात करने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी पैरासाइट को खत्म करने का एक चांस होता है और वो है होस्ट का फेथ, यानी कि उसका विश्वास। मेरे लिए ये बातें सही से डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि जब कोई प्रेयर करते वक्त अपना दिल खोलता है तो प्रेयर का टारगेट उस पैरासाइट को ढूंढ सकता है। एक खास रिचुअल के जरिए फीडबैक देकर पैरासाइट को अलग या खत्म किया जा सकता है। जरूरी बात यह है कि होस्ट को खुद ये बात पता नहीं होनी चाहिए, वरना पैरासाइट अलर्ट हो जाएगा और बचने के तरीके ढूंढने लगेगा। अब ये सुन के क्लाइंट सोचने लगता है कि लेनर्ड मिचेल जो मेरा डियर पोएट है उसका क्या सीन है, क्या वो फर्स्ट वाले में है या फिर सेकंड टाइप में है। सेकंड टाइप है तो भैया बहुत खतरनाक है, लेकिन देख कैसा लगता है कि अभी फर्स्ट टाइप में ही है। और ये एक्चुअली पैरासाइट पे भी डिपेंड करता है कि उसका इंटेंशंस क्या है। जो भी वो क्लाइंट सोचता है कि इस बारे में मैं तब सोचूंगा ना जब मैं बैकलैंड वापस जाऊंगा, अभी के लिए इस बात को रहने दो। उधर अगर हम बेल्ट की बात करें तो बेल्ट को पता चलता है कि एमिडियस एक्चुअली में खुद गेरमैन स्पैरो को छोड़ा है, मतलब उसको जाने
जाने दिया है, क्योंकि वो दिमाग से सोचा और समझा कि गिरमन स्पैरो की इसमें कोई फॉल्ट नहीं थी, जो कुछ भी वहां हुआ। तभी बिल्ट का एक आदमी आता है और उसको बताता है कि गिरमन एक्चुअली में गायब हो गया है। वो एक एरिया को सर्कल किया, फिर अपना होटल से चेकआउट भी कर दिया था एंड देन अचानक से गायब हुआ। बेल्ट वाज लाइक, जाने दो, उसको हमें सीख करने की कोई जरूरत नहीं है फॉर नाउ। वहीं क्लाइन की बात की जाए तो मैंने बताया था कि उसका पोशन ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है और वो इसे फुली डाइजेस्ट करना चाहता है। तो इसके लिए क्लाइन करेगा क्या? वेल, वो अपना भेस बदलता है और हॉस्पाइस में जाता है अगेन वॉलंटियर वर्क करने। और यहाँ पे चूंकि भेस बदल चुका है तो अपना नाम वो बताता है सिंदबाद वॉलंटियर। सिंदबाद तो आप समझ ही गए होंगे, और नाम में ही वॉलंटियर। वाह भाई, बहुत अच्छा नाम है। नाउ थोड़ा सा हम ऑड्री पे अगेन फोकस करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर उसे सीक्वेंस 6 का हिप्नोटिस्ट पोशन चाहिए तो उसे करना होगा एक काम साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का, मतलब साइकोलॉजी एल्केमिस्ट, नॉट एल्केमिस्ट, ठीक है, एल्केमिस्ट का काम करना होगा। तो यहाँ जो स्माइन थी, जो कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से है, वो घोड़े पे आती है और यहाँ पे ऑड्री को बताती है कि उसे करना क्या है। देखो, स्टोइन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मिकेल एक कलेक्टर हैं। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट वाले चाहते हैं कि ऑड्री उनसे 20 ईयर वॉर की एक नोटबुक खरीदे। 20 ईयर वॉर उस जंग को कहते हैं जो लियोन किंगडम और फेसेक एम्पायर के बीच 5th इपॉक के साल 621 से 642 में हुई थी। इसमें लियोन हार गया था और उनके हाथ से एंशिएंट एल्व्स का आइलैंड निकल गया था, जिसे आज हम सोनिया आइलैंड के नाम से जानते हैं। सो यस, ऑड्री को ये काम करना है, बट यहाँ ऑड्री के मन में भी कुछ सवाल थे जो कि अब वो पूछती है। अब ऑड्री पूछती है कि भैया जिस नोटबुक को लाना है वो आखिर किस तरह की नोटबुक है। और ऐसे में मैम बताती है कि वो पक्का नहीं बता सकती, उन्हें बस इतना पता है कि वो 20 ईयर वॉर के टाइम की है। वो एसोसिएट प्रोफेसर मिकेल के कलेक्शन का हिस्सा है और उसका एक खास फीचर ये है कि उसके कवर पर बने पैटर्न्स धुंधले से एक ड्रैगन की शेप बनाते हैं। अब ड्रैगन से रिलेटेड कुछ भी चीज है तो ऑफ कोर्स वो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के रुचि में होगा। इनफैक्ट ऑड्री भी इसमें इंटरेस्टेड थी और ऑड्री सोचती है कि ठीक है, मैं इस मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो गारंटी नहीं देती कि वो मिशन कंप्लीट कर ही पाएगी। अब यहाँ हमें थोड़ा सा एल्गर और फॉर्स के बारे में भी बताया जाता है, मतलब उनका जिक्र होता है बुक के अंदर, जहां दोनों अपने पोशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्गर तो अब सीक्वेंस 5 ओसन सॉन्गस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे फॉर्मूला नहीं मिला है सीक्वेंस 5 का। वही फॉर्स जो थी वो ट्रिक मास्टर अभी सीक्वेंस पे थी। सीक्वेंस मतलब उसका नाम है सीक्वेंस का ट्रिक मास्टर, जिसके लिए वो सर्कस में काइंड ऑफ परफॉर्म कर रही थी ताकि वो अपने पोशन को डाइजेस्ट कर सके। एंड जब उसका पोशन डाइजेस्ट होता है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डाइजेशन, तो वो रिजाइन भी कर देती है सर्कस से। वैसे ये सारी चीजें हमें बताई गई है। यहाँ पे एक 2 मंथ का टाइम स्किप भी आता है। मतलब आपको अगर याद हो तो क्लाइन भी भेस बदल के हॉस्पाइस में चला गया था, वहां पे वो वॉलंटियर वर्क करेगा। साथ ही उसका एम था कि वो कहीं ना कहीं एक्टिंग करके फेसलेस का अपने पोशन को डाइजेस्ट करेगा। तो हाँ, ये सारी चीजें 2 महीने तक चलती है। यहाँ बुक में 2 महीने का एक टाइम स्किप है और इस 2 महीने में क्लाइन वहीं हॉस्पाइस में था, जहां उसको 4 चांसेस मिला एक्टिंग करने का, मतलब भेस बदलने का, जिससे उसका पोशन एकदम ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है, समझ लो 99%। और क्योंकि 2 महीना बीत गया है तो इस बीच कई टैरो क्लब मीटिंग्स भी हुई होंगी, राइट? वहां कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्सेप्ट मार्च के दौरान एक शुरुआत में टैरो क्लब मीटिंग हुआ था, जहां क्लाइन एज वर्ल्ड द हर्मिट कैटिलिया से प्राइवेट में बात करके उन्हें हायर किया था। किस चीज के लिए? वेल, ये लोग गैरगस आर्किपेलागो के कैपिटल सिटी ऑफ व्हाइट नास में मिलने वाले थे, जहां से क्लाइन एक्चुअली में उनके शिप पे चढ़ेगा, जिसका नाम द फ्यूचर है, और वो क्लाइन को ऐसे सी के एरिया में लेके जाएंगी जो कि ऑफ कोर्स बहुत डेंजरस होगा। वहां बहुत पायरेट्स होंगे, लेकिन वहां पे मरमेड्स भी मिल सकती हैं। अब ये एरिया कहाँ था? वेल, ये एरिया था सोनिया सी के एकदम ईस्टर्न हिस्से में, जो कि ऐसी खतरनाक जगह है जो लगभग एक इल्यूजन जैसा है। वहां उनका मकसद उन अनअफिलिएटेड मरमेड्स को ढूंढना था जो वहां रहती हैं। अब द हर्मिट यानी कि जो कैटलिया है, वो एक्चुअली में टैरो क्लब की किसी भी मेंबर से पहली बार रियल लाइफ में मिलने वाली थी, जिसके लिए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी और इसीलिए वो शायद द वर्ल्ड की रिक्वेस्ट मान भी ली थी। लेकिन हाँ, यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो काफी ज्यादा पैसा मांगी थी वर्ल्ड से इसके लिए, which was 3000 पाउंड्स। क्लाइन का पहला रिएक्शन तो 3000 पाउंड सुन के यही था कि भैया रहने देता हूं, मैं मिस्टर हैंग्ड मैन के ब्लू एवेंजर शिप पे जाऊंगा और वहीं से कुछ काम निकाल लूंगा। लेकिन फिर क्लाइन सोचा कि वहां चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के बहुत सारे सेलर्स होंगे जो कि उसकी फ्रीडम को रोक सकते हैं। सोनिया सी का वो ईस्टर्न एरिया सच में बहुत खतरनाक था, इसलिए आखिर में क्लाइन यही डिसाइड करता है कि वो मैम हर्मिट के साथ ही जाएगा, उनको 3000 पाउंड्स दे देगा, नो इश्यूज। कैटलिया अप्रैल की शुरुआत में गैरगस आर्किपेलागो के पास 1 महीने तक उसका वेट करेंगी। अगर देरी हुई तो समझ लो डील खत्म। और क्योंकि क्लाइन 1000 पाउंड का ऑलरेडी डिपॉजिट दे चुका था जो कि उसे वेस्ट नहीं करना था, तो क्लाइन का डाइजेशन अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया 99% हुआ, फिर भी वो इंतजार नहीं किया और ओरावी आइलैंड से सीधा गैरगस आर्किपेलागो के लिए निकल गया। यह है द मोस्ट ईस्टर्न फ्रंट ऑफ फेसेक एम्पायर और द कैपिटल ऑफ गैरगस आर्किपेलागो, जो कि है नास
नास सिटी। ध्यान रहे कि ओरावी आइलैंड का जो ईस्टर्न फ्रंट है वो एक्चुअली में पायरेट्स का प्लेग्राउंड है। वहां पे मतलब रूल्स वगैरह ज्यादा चलता नहीं। और ऐसे में जब एक्चुअली में क्लाइन नास पहुंचता है तो यहाँ आते ही वो कई सारी पायरेट्स एक्टिविटी देखता है। मतलब इन जनरल भी हर जगह पायरेट्स होते थे, लेकिन थोड़ा छुप के, थोड़ा डर के रहते थे। यहाँ नहीं, यहाँ खुले में घूमते हैं, यहाँ पे लूटपाट काफी होता है एंड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अब याद है बुक 3 के स्टार्ट में मैंने आपको कैंड वुल्फ फिश के बारे में बताया था, जो कि बहुत गंदा स्मेल करता है। वेल यहाँ एक कोई तो बंदा खोल भी देता है, जिससे क्लाइन को भी ये स्मेल करना पड़ जाता है। और इतना गंदा स्मेल था कि क्लाइन को पता चलता है फाइनली कि क्यों इसका इतना नाम है, बिकॉज इट स्मेल्स रियली हॉरिबल। एनीवेज तो क्लाइन यहाँ नास शहर पहुंच गया, जहां वो घूम रहा है, डिफरेंट लोगों से मिल रहा है एंड यहाँ पे काफी सारे मतलब रिवोल्ट्स होते हैं ना, लोग चले आते हैं स्ट्रीट्स पे एंड बोलने लगते हैं कि भैया ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें भी हो रही थी। हमारे वर्ल्ड में इसे प्रोटेस्ट कहा जाता है, राइट? तो ऐसा ही प्रोटेस्ट एक था जिसमें पोचिंग ऑफ बेलुगा वेल्स के खिलाफ काफी लोग बोल रहे थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के बीच में पुलिस भी जा रही थी, लोगों को पीट रही थी। तो हाँ, पूरा एक्टिव सिटी है ये। अब गैरगस आर्किपेलागो आपको सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा, राइट? खतरनाक है भी, लेकिन यहाँ क्लाइन को अपनी सेफ्टी को लेके कोई भी चिंता नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फेसक एम्पायर की एक कॉलोनी थी और यहाँ का अकेला लीगल चर्च है, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट। ये लोग एवनाइट गॉडेस के चर्च के दुश्मन थे। तो क्लाइन को पहले डर था कि यहाँ उसे बहुत सारे फेसलेस मिलेंगे, इतने कि शायद पड़ोस में वेल क्यूजिन खाने जाओ तो वहां भी 7-8 फेसलेस दिख जाएं। पर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। देखो, पहली बात तो ये है कि सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स जो होते हैं वो पहले से ही बहुत कम होते हैं। क्लाइन ने अब तक सीक्वेंस 8 के ऊपर के सिर्फ 3 बियॉन्डर्स ही देखे थे। दूसरी बात ये कि सीक्वेंस 6 के बियॉन्डर्स आमतौर पर नहीं दिखते, मतलब ये उतना कॉमन नहीं है। 9, 8 मिलना इजी है, बट 7 से ही थोड़ा रेयरिटी बढ़ जाती है एंड 6 तक तो बहुत ज्यादा, वो भी सीयर पाथवे का फेसलेस बहुत कम मिलेंगे। देन पायरेट्स के बीच में 5000 पाउंड बाउंटी वाले लोग रेयर होते हैं। तीसरी बात, जब एक फेसलेस अपनी तैयारी पूरी कर लेता है तो वो वेलिंग बोट पर मरमेड्स की तलाश में निकल जाता है। या तो वो गॉडेस पर भरोसा करने लगते हैं, या समुद्र की गहराई में डूब जाते हैं, या फिर रिसर्च पर्सनल बन जाते हैं। जो बहुत स्मार्ट होते हैं वो सही मौका देखकर एडवांस कर लेते हैं और वहां से निकल पाते हैं। इसलिए गैरगस आर्किपेलागो में उनका ज्यादा देर रुकना बहुत रेयर है। पूरे नास सिटी में क्लाइन के अलावा शायद से 1 ही 2 फेसलेस और होंगे। अब इस पॉइंट पे आपको याद होगा कि क्लाइन को एक मरमेड का कफ लिंक मिला था, जिसे वो मतलब अगर पहनता है तो पानी के अंदर सांस वास ले सकता है। आर्टिफैक्ट एक बनवाया था, राइट, बेल्ट की मदद से। वेल, उसका जो हारमोनिका था बनना था, जिसको वो बजा के रेने टिंकर यानी मिस मैसेंजर को बुला लेगा, वो भी अब तैयार हो चुका है, जो कि अब क्लाइन के पास है। वैसे ये हारमोनिका आवाज नहीं करता, इसमें सब ब्लो करोगे तो रेने टिंकर आ जाएगी। तो नास सिटी के अंदर क्लाइन एक इन में जाता है और उस रात को वो सो गया। अब अगले दिन वो एक सन्ड्री स्टोर में एंटर करता है जिसका नाम था हॉट व्हेल डांस। यहाँ के बॉस के साथ क्लाइन की कुछ बातें होती है, कुछ सीक्रेट कोड वगैरह एक्सचेंज होता है, जिसके एवज में बॉस जो है वो क्लाइन को क्रिस्टल बॉल देता है और इस बॉल की मदद से क्लाइन एक्चुअली में मैडम कैटलिया से बात कर पाया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैम कैटलिया टैरो क्लब के किसी मेंबर को देखेगी एंड शी वाज वेरी सरप्राइज्ड टू नो कि द वर्ल्ड और कोई नहीं बल्कि गेडमन स्पैरो है। जी हाँ, वो गेडमन स्पैरो को पहचानती थी। इनफैक्ट इस टाइम पे सी पे सभी लोग गेडमन स्पैरो को पहचानते हैं। क्लाइन उन्हें देख के कहता है कि योर आईज आर वेरी स्पेशल, मतलब ऑफ कोर्स उनका जो आई है वो मिस्टिकल आई है जो किसी भी चीज के थ्रू देख सकता है। क्लाइन उनसे पूछता है कि हम कब सेल कर सकते हैं और वो कहती हैं कैटलिया कि आज रात 8 बजे डॉक 6 पे आ जाना, वहीं से हम लोग निकलेंगे। तो हाँ, यहाँ का काम होने के बाद क्लाइन यहाँ से निकलता है और सीधे जाता है लियाडल बार। अब बार क्लाइन एक्चुअली में एक कैरेज से गया था और वो कैरेज वाले को 2 सोली देता है। नाउ फेसक कॉलोनी का अपना ही एक करेंसी है यहाँ। अब वो सोली वगैरह भी लोग ले लेते हैं, लेकिन यूजुअली यहाँ का अपना करेंसी है। इसकी सबसे छोटी डिनोमिनेशन कोपेक है, उसके बाद है फे सिल्वर और फिर गोल्ड हॉर्न मतलब आता है जो कि सबसे ऊपर है। इन्होंने बहुत ही सिंपल बेस 10 सिस्टम रखा हुआ है, जिस वजह से कन्वर्जन काफी आसान हो जाता है। मतलब कि 10 का 1 फिर 10 का 1 फिर 10 का 1, मतलब 10 कोपेक का 1 फे सिल्वर, 10 फे सिल्वर का 1 गोल्ड हॉर्न। अब यहाँ की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू एक्चुअली में कम थी। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइन यहाँ जो कैरेज वाले को 2 सोली दिया वो एक्चुअली में यहाँ के 5.5 फे सिल्वर के बराबर होगा और कैरेज का जो भाड़ा है वो यूजुअली 4 फे सिल्वर होता है। तो यहाँ क्लाइन काइंड ऑफ ज्यादा पैसा दे दिया, इसलिए कैरेज वाला बहुत खुश हो जाता है। मतलब ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉरेन की करेंसीज भी, क्योंकि एक्सचेंज शायद बैंक में इजी हो जाता होगा। जो भी वो क्लाइन यहाँ से लियाडल बार में घुसता है और बार में यूजुअली क्लाइन पीने नहीं जाता है, रादर वहां उसको पता होता है एडवेंचरर्स होते हैं, उनकी बात सुनने जाता है। और ये चीज वर्क भी करता है क्योंकि क्लाइन एक एडवेंचरर की बात सुनता है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो एडवेंचरर क्या बोल रहा था। तो एडवेंचरर पूछ रहा था कि क्या तुमने इसके बारे में सुना है? गैरगस के ईस्ट में 4th एपॉक के रूइंस हैं, इसे गैरेथ ने ढूंढा था।
जैसा कि तुम जानते हो वो एक सी फेयर है और डाइविंग में काफी एक्सपर्ट है। एक बार जब वो नशे में धुत था तो उसे डेक से नीचे फेंक दिया गया और वो समुद्र की गहराई में डूब गया। इसे पता था कि वहां उसे स्टील बिल्डिंग्स के निशान मिलेंगे। वो पक्का इंसानों के हाथ से बनी स्टील बिल्डिंग्स ही थी। गैरेथ ने उन रूइंस का पीछा किया और उसे एक अबैंडन्ड सी वेल यानी कि समुद्री कुआं मिला जिसकी गहराई का कोई ठिकाना नहीं था। वो पहले से ही समुद्र के पानी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे देखकर गैरेथ बुरी तरह डर गया। शायद ये रास्ता जमीन के एकदम कोर तक जाता हो। उसने कहा कि अंदर से कोई चीज उसे बुला रही थी, एज इफ किसी तरह का समनिंग हो रहा हो, और उसकी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की, इसलिए वो डर के मारे वापस ऊपर आ गया। अब ये सब क्लाइंट सुनता है और सोचता है कि ये गहरा सी वेल और अजीब तरह का अट्रैक्शन हो सकता है ये फोर्थ इपॉक के रूइंस ना हो, शायद ये थर्ड या सेकंड इपॉक के हों। लिटिलसन ने बताया था कि डार्क इपॉक के दौरान सी मॉन्स्टर्स एल्फ किंग सोनेथ्रियम के नीचे काम करते थे और वही समुद्र की गहराई पे राज करने में मदद करते थे। अब ये सब क्लाइंट सोच ही रहा होता है, तभी एक बंदा यहाँ बार के अंदर इंटर करता है और वो चिल्ला के पूछता है कि क्या यहाँ कोई एडवेंचर एसोसिएशन से है। इससे पहले क्लाइंट कुछ बोलता, 3 लोग हाथ उठाते हैं। इनमें से एक इंसान को क्लाइंट देखता है जो कि काफी लंबा चौड़ा था, 2 मीटर से ज्यादा लंबा, किसी जायंट की तरह। और तभी वहां क्लाइंट की नजर एक बंदे पे जाती है जो कि शर्ट वर्ट पहने हुए था। और पता है ये बंदा कौन था? ये था एक्चुअली में सेकंड मेट ऑफ द किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी अगलितो, और इसका नाम था स्लॉटर किर्चियस और इसका बाउंड्री था 9500 पाउंड। ये बंदा जायंट और क्लाइंट दोनों को सेंस कर लेता है। ऑफ कोर्स ये तेज बंदा होगा किर्चियस, एंड यहाँ से निकल लेता है। क्लाइंट भी सोचता है कि चलो अभी लफड़ा में नहीं फंसेंगे, क्योंकि क्लाइंट का अभी मेन फोकस था मरमेड्स को ढूंढना और सीक्वेंस 5 पे पहुंचना। उधर सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक को मास्टरी हो गया है अपने न्यू पावर्स पे, मतलब वो एडवांस किया था तो न्यू पावर्स को सीख चुका है। एनी हाउ 2 मंथ्स तो हो चुके हैं, राइट? और अगर आपको याद हो तो कोलिन बोला था कि इन्हें एक एडवेंचर पे जाना है जहां डेरिक की पावर का मदद होगा। तो फाइनली कोलिन रिवील करता है ये किस तरह का एडवेंचर होगा। कोलिन बताता है कि अगले 2 दिनों में वो एक छोटी टीम को जायंट किंग्स कोर्ट के करीब लेकर जाएगा। ये लोग आफ्टरनून टाउन को एक बार फिर से स्वीप करेंगे जिसे इन्होंने पहले ढूंढा था, और इस जगह पे डेरिक की पावर काफी सूटेबल रहेगी क्योंकि वो सन डोमेन में है, तो लाइट निकालना एंड ऑल दैट ये सब डेरिक आराम से कर सकता है। नाउ आफ्टरनून टाउन, देखो पिछले कुछ महीनों से लेजेंड्स की नॉलेज को गेन कर रहा है डेरिक, राइट? इसीलिए उसके लिए ये जो नाम था आफ्टरनून टाउन वो नया नहीं था। किंगडम ऑफ सिल्वर से जायंट किंग्स कोर्ट जाने के लिए इस एरिया से गुजरना ही पड़ता था। एक ऐसा टाउन था जहां इंसान और जायंट साथ मिलकर रहते थे। ये टाउन उस एंशिएंट गॉड के घर के आसपास बना हुआ था जहां हमेशा सनसेट के वक्त रुकता था। मतलब सनसेट का जो टाइम होता है वो रुकता है बिल्कुल उस आखिरी दरवाजे की तरह जो रियल वर्ल्ड को माइथोलॉजिकल लेजेंड से अलग करता है। वहां डेरिक भी इस एडवेंचर के लिए तैयार है, एंड देखते हैं जब डेरिक वहां जाएगा तो क्या सब होता है। एनीवेज कमिंग बैक टू क्लाइंट अपने इन में सोया होता है जब उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर करता है। वो देखता है कि उसके रूम में पिच ब्लैक डार्कनेस थी, लेकिन जो शैडोज थी थोड़ी बहुत वो जो है एक शेप ले रही थी जिससे एक वॉल पे प्रोजेक्शन बन रहा था। और इस शैडो के अंदर से एक आवाज आता है। आवाज क्या बोलता है? वेल आवाज कहता है कि गेरमन स्पैरो, आज दोपहर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम दखल अंदाजी मत करना, ये किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी की मर्जी है। ये बोल के शैडो गायब, और क्लाइंट समझ जाता है कि कोई तो शैडो को कंट्रोल किया है जो कि स्ट्रीट में ही यहीं आसपास होगा, वहां से कंट्रोल करके क्लाइंट तक ये मैसेज भेजा है। क्लाइंट चाहता तो उसको चेज कर सकता था, लेकिन क्लाइंट इस पे एक्ट नहीं किया। क्लाइंट रादर कुछ और सोच रहा था। वो सोचता है कि आज जो वो बार में गया था तो वहां पे स्लॉटरर किर्चियस था ना, वो जरूर क्लाइंट को पहचान लिया था कि भैया ये क्रेजी एडवेंचरर जो गेरमन स्पैरो है। और गेरमन स्पैरो पायरेट्स का शिकार करता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। इनफैक्ट वो एक पावर हाउस भी है, इसलिए उसने दोपहर में मुड़ने में जरा भी देर नहीं की। हो सकता है वो शायद गेरमन स्पैरो से डरता हो, पर वहां और भी काफी पावरफुल एडवेंचरर मौजूद थे। नाउ अभी जो पावर डेमोन्स्ट्रेट हुआ है क्लाइंट के पास वो बैकलैंड के डिजायर्ड अपोस्टल से काफी मिलती जुलती है। इस बात के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि वो डेविल पाथवे का ही एक बियॉन्डर है। अब क्या वापस में किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी अगलितो क्लाइंट को मैसेज भेजा था? नॉट श्योर। हो सकता है ये सिर्फ क्लाइंट को डराने के लिए ऐसा किया गया हो, एक्चुअल में कोई किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी से मैसेज ना आया हो। और अगर क्लाइंट नॉर्मल सिचुएशन में रहता तो डरता तो नहीं ही, इनफैक्ट इस चीज के बारे में खोजबीन जरूर करता। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि क्लाइंट का फिलहाल जो फोकस है वो है मरमेड्स को ढूंढना और सीक्वेंस 5 पे पहुंचना, इसलिए क्लाइंट इस बात को जाने देता है। ऑल्सो फेसेक एम्पायर में चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट ही अकेला लीगल रिलीजन है। उनके पास हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की तादाद एवनाइट गॉडेस के चर्च से थोड़ी ज्यादा है, पर बस थोड़ी सी ही। अगर हम फेसेक रॉयल फैमिली और मिलिट्री के डेमीगॉड्स को भी जोड़ दें तभी उनका एम्पायर इतना बड़ा है और उनकी कॉलोनीज इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें हर क्रिटिकल जगह की प्रोटेक्शन के लिए मैन पावर की कमी पड़ ही जाएगी। गैरगस आर्किपेलागो जैसी जगह जो एम्पायर से काफी दूर है और एकदम ऑर्डिनरी लोकेशन है जहां सिर्फ वेल फिशिंग की इंडस्ट्री है, वहां इन्होंने बहुत कम लोगों को रखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां कोई भी सेंट प्रोटेक्शन के लिए मौजूद नहीं होगा। क्लाइंट ने पहले जो सीखा था उसके मुताबिक गैरगस डाइकोसिस के चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट के आर्च बिशप सिर्फ एक सीक्वेंस 5 गार्डियन थे। उनके साथ ट्राइब्यूनल का इंक्विजिटर, रॉयल फैमिली के एक बैरन और मिलिट्री
का एक कमांडर मिलकर यहाँ की सबसे बड़ी बियॉन्डर कॉम्बैट फोर्स बनाती है। जाहिर सी बात है कि सील्ड आर्टिफैक्ट्स की वजह से ही इस एरिया पे उनका कंट्रोल बना हुआ है। क्लाइन को शक था कि नास में चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट के पास कम से कम एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट तो होगा ही। सिर्फ इसी के दम पे वो अपने फ्लीट्स और बियॉन्डर्स के साथ मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि वेल ऑयल और ग्रे एम्बर का ट्रेड पायरेट्स के हाथ में ना चला जाए या वो 4 किंग्स में से किसी का गुलाम या वेसल ना बन जाए। किसी भी अचानक हमले के वक्त वो इस आर्टिफैक्ट को तब तक यूज कर सकते हैं जब तक पीछे से रीइंफोर्समेंट्स ना आ जाए। और इसी वजह से गार्गस आर्किपेलागो के ऑफिशियल्स हमेशा डिफेंसिव स्टेट में रहते हैं। जब तक पायरेट्स कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं करते, उन्हें आने जाने की पूरी आजादी मिलती रहती है। अब ये सब बात मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइन एक बार मन में ये भी सोचता है कि जो अभी उसके साथ हुआ इसकी रिपोर्टिंग वो ऑफिशियल्स को कर दे, लेकिन अगर वो रिपोर्टिंग करता भी है तो भी ऑफिशियल्स एक्ट नहीं करेंगे। रीजन ये है क्योंकि वो लोग डिफेंसिव स्टेट में ही रहते हैं। वो लोग तभी एक्ट करते हैं जब बात उन पे आएगी, जब बात आएगी कि उनका ट्रेड लूज हो जाएगा, जब पायरेट्स हमला कर देंगे। अदरवाइज वो लोग कोई एक्ट नहीं करने वाले। पायरेट्स यहाँ खुलेआम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते वो काम बहुत हाई लेवल का नहीं हो, छोटी लेवल की गुंडागर्दी हो। और यही रीजन है कि इस जगह को पायरेट्स प्लेग्राउंड कहा जाता है। तो अब आपको इस एरिया के बारे में काफी चीजें समझ में आ रही होगी एंड शुभ आपको मैप्स भी लगा के दिखा ही रहा होगा कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया कहाँ है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और इससे एक और बात क्लियर होती है कि क्यों बिल्ट एक एडवेंचरर एसोसिएशन बनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल बियॉन्डर्स के पास जाने का कोई फायदा है नहीं। दिस इज नॉट बैकलैंड जहाँ पे एक्शन तुरंत होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ नहीं होगा, यू आर ऑन योर ओन। और अगर आप एडवेंचर एसोसिएशन का हिस्सा हैं तो आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि खुद को डिफेंड कर सकता है। अब वो सब बात को हम छोड़ते हैं, हम इस बात पे आते हैं कि क्लाइन आज रात एडमिरल ऑफ स्टार्स के शिप द फ्यूचर पे सेल करने वाला है। और इसके क्लाइन अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। लाइक कुछ आर्टिफैक्ट्स अपने पास रखा था, कुछ को ग्रे फॉग में छोड़ा था, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वो पोर्ट 6 पे जाता है जहाँ पे फाइनली वो एक शिप देखता है। ऑफ कोर्स ये द फ्यूचर था और इस शिप से निकल रही थी एक विमेन जो कि ब्लैक क्लासिकल रोब में थी और उसके रोब पे ढेर सारे सिंबल्स और मैजिकल लेबल्स बने हुए थे। शिप से एक ब्रिज एकदम एक्सटेंड होता है और गेरमिन स्पैरो इस शिप पे बोर्ड करता है एंड जो ब्रिज एक्सटेंड हुआ एंड ऑल दैट, ये सब काफी शोबाजी लग रहा था। ऑफ कोर्स जो एडमिरल ऑफ स्टार्स है वो हाफ एडमिरल नहीं है, वो फुल एडमिरल है, राइट? मजाक थोड़ी है, तो उनके पास पावर्स तो है। तो क्लाइन बोर्ड करता है फाइनली शिप पे और वो एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया से कहता है गुड इवनिंग मैम। क्लाइन उनको बाउ करके ग्रीट करता है और यहाँ एडमिरल ऑफ स्टार्स अपनी मिस्टिकल आई की मदद से काफी चीजें देखती है। इस आई के बारे में आपको और भी आगे पता चलेगा क्या चीज है। फॉर नाउ इतना समझ लो कि वो काफी चीजें ऑब्जर्व कर पाती है। वो देखती है कि गेरमिन स्पैरो की ईथर बॉडी के अंदर जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन था वो पूरी तरह से घंघोर अंधेरा था। छोटी छोटी जगहों पर उसमें डार्क फ्लावर्स थे जो लगातार बदल रहे थे। गेरमिन स्पैरो का बायां हाथ एकदम चमकदार था, लेकिन उस पर खून जैसा लाल रंग लगा था जो हटाए नहीं हट रहा था। उसने गेरमिन की कलाई के पास एक नीली चमक देखी और उसकी लेफ्ट पॉकेट में एक सिल्वर फ्लो नजर आया। वो कलर्स इतने साफ और ब्राइट थे जैसे वो किसी इल्यूजरी स्टैग्ड स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़े हों। उन आइटम्स के आसपास लहरों की और हवा की अजीब सी आवाजें आ रही थी। देखती हैं कि गेरमिन के राइट पॉकेट के पास हरा और काला रंग मिक्स हो रहा था और उसकी आर्मपिट के नीचे 2 गोल्डन, सिल्वर और ब्रोंज पॉइंट्स चमक रहे थे। उसकी चेस्ट पे रॉटिंग डेथ जैसा गहरा ग्रेस व्हाइट रंग था। इन शॉर्ट वो पता कर पाती हैं कि गेरमिन स्पैरो के पास लिटरली 4 मिस्टिकल आइटम्स थी उसके बॉडी पे और कम से कम 10-10 की यूनिट्स में बियॉन्डर आर्टिफैक्ट्स या स्पिरिचुअल चार्म्स थे। कैटलिया भी यहाँ गुड इवनिंग कहती है मिस्टर स्पैरो को एंड वो सोचती है कि भाई बंदा एकदम वेल प्रिपेयर्ड आया है, मतलब लड़ाई भी हो जाए अगर इसका तो ये एकदम अपने आप को होल्ड कर लेगा। इनफैक्ट इतने आइटम्स तो कैटलिया के पास भी नहीं थे। क्यों? वेल कैटलिया ने कई ट्रेड्स के बाद अपने आइटम्स को कम करके सिर्फ 2 कर दिया था। ये दोनों आइटम्स इतने ज्यादा पावरफुल और मिस्टिकल थे कि वो उनकी पायरेट एडमिरल वाली पहचान के साथ बिल्कुल सूट करती थी। तो हाँ, कैटलिया थोड़ी मिनिमलिस्टिक है, मतलब रखेगी 2 ही आइटम लेकिन दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं क्लाइन भर के बहुत सारा आइटम्स रखे हुए हैं। अब अलग अलग आइटम्स को रिप्रेजेंट करने वाली चमक के अलावा कैटलिया की हल्की पर्पल झलक वाली काली आंख ये भी देख सकती थी कि गेरमिन पूरी तरह से रियल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी थिक कर्टन के पीछे छुपा हुआ हो। क्या यही वजह है कि टैरो क्लब मीटिंग के अंदर भी गेरमिन स्पैरो से जिंदा इंसान वाली फील नहीं आती? उसके पास काफी सारे राज हैं। इसमें कम से कम एक सीक्वेंस 3 सेंट या शायद उससे भी बड़े लेवल का कोई एंजल इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, कैटलिया ये सब फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है गेरमिन स्पैरो को देख के, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी क्योंकि पहली बार टैरो क्लब के किसी मेंबर से वो मिल रही थी एंड उसके साथ एडवेंचर पे जा रही थी शिप के ऊपर। अब क्लाइन यहाँ शिप पे बाकी लोगों को भी देखता है और यहाँ जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफी कम लोग थे। ऐसा क्यों? वेल, वेलिंग रूट के ईस्ट वाला हिस्सा बहुत खतरनाक है जहाँ ये लोग मोस्टली जा रहे थे। सिर्फ लडवेल ही वहाँ अक्सर जाता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो।
फ्यूचर मतलब जो शिप है इसके अलावा जो पायरेट क्रू के बाकी शिप्स हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। मतलब कि इनका जो पायरेट क्रू है उसमें सिर्फ एक शिप नहीं है, राइट, कई सारे शिप्स होते हैं, कई लोग होते हैं, तो दूसरे शिप्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर अकेला सेल कर रहा है। साथ ही बहुत सारे सेलर्स को दूसरे शिप्स पे शिफ्ट भी कर दिया गया है। इन शॉर्ट अभी के टाइम पे फ्यूचर पे सिर्फ इतने ही लोग बचे हैं जितने शिप को सही से चलाने के लिए जरूरी है। अब कैटलिया यहाँ क्लाइंट को मिलवाती है फ्यूचर के फर्स्ट मेट से जिसका नाम था फ्रैंक ली। इसका निक नेम है पॉइजन एक्सपर्ट और इसके ऊपर बाउंटी है 7,000 पाउंड्स का। अब पॉइजन एक्सपर्ट टाइटल पे ध्यान मत देना, ये जो एक्चुअली बंदा है फ्रैंकली वो बहुत ही फ्रेंडली इंसान है और जब तक उसका सामना किसी बुरे लोगों से ना होना वो बहुत चिल बंदा है। फ्रैंक का सबसे बड़ा शौक है मिट्टी की स्टडी करना और क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स ढूंढना। फ्रैंक के हिसाब से यही इंसानियत का फ्यूचर है। लेकिन कैटलिया कहती है कि चर्च ऑफ अर्थ मदर के लोग जो है ना वो फ्रैंक की बात नहीं मानते। इसमें फ्रैंक बोलने लगता है कि देखो भैया, मैंने जो है ना क्रॉस ब्रीडिंग ट्राई की थी, एक बुल की, काऊ की और वीट की, ठीक है, बुल काऊ और वीट की साथ में, जिससे काव्स जो है ना वो वीट की तरह बॉर्न होंगे और इसके लिए उसको कोर्ट में भेज दिया गया था चर्च ऑफ अर्थ मदर के। फ्रैंक का कहना था कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता हूं जिसको समझ नहीं पाते लोग, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता है। अब क्लाइंट यहाँ सेकंड मेट ऑफ फ्यूचर से मिलता है जिसका नाम था हीथ डॉयल और उसका निकनेम क्या था, ब्लडलेस हीट, जिसका बाउंटी एक्चुअली में फ्रैंक से ज्यादा था, विच वाज 7,600 पाउंड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हीथ एक्चुअली में एक रोज बिशप है। अब रोज बिशप सुनते क्लाइंट के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि उस रोज बिशप जो बनता है उसका एक सीक्वेंस लिसनर भी है और लिसनर जब सुनता है तो उसको ट्रू क्रिएटर की गंदी गंदी बातें सुनाई देती है तो वो करप्ट हो सकता है। तो क्लाइंट इसी बात को लेके बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सतर्क होता है। लेकिन तुरंत ही क्लाइंट का माइंड ईज पे आता है जब उसे पता चलता है कि हीथ डॉयल एक्चुअली में कैसे रोज बिशप बना था। क्लाइंट को बताया जाता है कि क्लाइंट को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हीथ जो है वो ट्रू क्रिएटर का कोई कट्टर फॉलोअर नहीं है या कोई पागल इंसान भी नहीं है जो करप्ट हो चुका है। वो एक किस्मत वाला बंदा है। एक्चुअली एक हादसे की वजह से उस ऑर्डिनरी इंसान के ऊपर एक रोज बिशप के बियॉन्डर इंग्रेडिएंट से बनी पोशन फैल गई थी। वो पोशन धीरे धीरे उसके अंदर सीप इन हो गई और वो उस दर्दनाक प्रोसेस से समहाउ जिंदा बच निकला। अगर आपको याद हो तो सेकंड एपॉक से पहले फर्स्ट एपॉक के दौरान चीजें ऐसे ही होती थी, लोग ऐसे ही बियॉन्डर बनते थे। बाद में इस प्रोसेस को अच्छा किया गया जहां स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब सीक्वेंस 9, 8, जिससे आपके कंट्रोल लूज करने का जो चांसेस होता है वो कम किया जाता है, राइट। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई भी कुछ भी पी लिया, कोई भी सीक्वेंस का बियॉन्डर बन सकता है और इसीलिए बहुत 90% ज्यादा लोग मतलब कंट्रोल लूज करके मॉन्स्टर्स ही बनते थे, कुछ इक्का दुक्का लोग बचते थे। और ये जो हीथ डॉयल है ही इज वन ऑफ दोज, मतलब वो सीधा से सीधा रोज बिशप ही बना है और इसीलिए वो एक काफी स्पेशल बियॉन्डर बन गया है। तो सिंस वो सीधा रोज बिशप बना है तो वो लिसनर स्टेज को एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट। इसलिए ना तो वो टेंटेड हुआ है ना ही पागल बना है। इन शॉर्ट, जब तक वो खुद से लिसन वाली बियॉन्डर पावर यूज नहीं करता तो वो आम इंसान की तरह ही रहता है, वो करप्ट नहीं होता। इनफैक्ट वो करप्टेड है भी नहीं। तो इसके बाद कैटलिया थी, वो क्लाइंट को उसका रूम वगैरह दिखाती है एंड कैटलिया क्लाइंट से पूछती है कि तुम तो बहुत सारे मतलब पायरेट्स को हंट किए हो, तो तुम्हारे पास कुछ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बचे भी होंगे ना, तो मैं वो कैरेक्टरिस्टिक तुमसे खरीदना चाहती हूँ। क्लाइंट कहता है नहीं, मतलब जितने भी थे वो तो मोस्टली बिक गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी है इंटरोगेटर का, प्यूगिलिस्ट का और लुनाटिक का। ये सुन के कैटलिया वाज लाइक मुझे प्यूगिलिस्ट का चाहिए बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्लाइंट बोला 700 पाउंड। वो कहती है फेयर प्राइस, डील डन। क्लाइंट कहता है कल मैं तुम्हें दूंगा। वो कहती है कोई बात नहीं, जब हो जाए तो मुझे दे दो। अब क्लाइंट कल क्यों बोला? क्योंकि ऑफ कोर्स उसे सामान ग्रे फॉग से निकालना होगा। क्लाइंट सारा सामान अपने ऊपर नहीं रखता। कैटलिया ये भी बताती है कि क्लाइंट के कमरे में किसी भी तरह का सर्विलियंस नहीं डाला गया है क्योंकि ऑफ कोर्स क्लाइंट एक एडवेंचरर है जिसकी अपनी सीक्रेट्स होगी एंड कैटलिया इस बात को रिस्पेक्ट करती है। हाँ, क्लाइंट को अपना रूम मिल गया और इस पार्ट पे दोस्तों क्लाइंट की जर्नी शुरू होने वाली है। इस तरह की जर्नी, वेल, सी के अंदर ऑफ कोर्स, लेकिन ये जर्नी खास इसलिए है क्योंकि क्लाइंट को ढूंढना है अनअफिलिएटेड मरमेड्स को जिसके सामने क्लाइंट पोशन कंज्यूम करके बनेगा सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट। अब ये जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि मतलब ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां रात हो जाएगा, क्लाइंट को सोना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब ऐसे रूल्स हैं, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है एंड देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स। साथ ही यहाँ क्लाइंट का एडमिरल्स वगैरह से भी झगड़ा तो होने ही वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। फॉर नाउ एक तो ये बात है कि कैटलिया के साथ क्लाइंट है और अगर आपको याद हो तो कैटलिया भी कुछ इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर रही है कहीं तो इसका भी सजा क्लाइंट को कैटलिया को देना है। तो काफी चीजें अभी आगे होने वाली हैं इस बुक के अंदर। जैसा मैंने बताया था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अब तक आपको पता भी चल गया होगा ये बात, और आगे बुक की जो एंडिंग होगी वो भी काफी अमेजिंग होगी। साथ ही क्लाइंट की जो मिस मैसेंजर है रेने टिंकर, वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड, अगली वीडियो जो होगी, भले वो कितनी भी लंबी जाए वीडियो, मैं उस वीडियो के अंदर बुक 3 को खत्म करूंगा चाहे जो हो जाए। हालांकि वो वीडियो 15 फरवरी के बाद आएगी, लेकिन 20 फरवरी से पहले, तो तैयार हो जाना उस वीडियो के लिए आप लोग।
एंड तब तक के लिए शायद चैनल पे एक आधी वीडियो आए, क्योंकि अब बहुत नजदीक आ गया है इवेंट, और वो एक आध वीडियो आएगी भी तो वो LOTM रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिए। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।